Hello everyone. So here we are starting with the Newton's law of motion. That is my first law of motion. But पहले यार थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते कि यार न्यूटन्स के लॉ क्यों आए. अब न्यूटन्स के लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूटन ने क्या किया था, जैसे हमें बहुत एक फेमस स्टोरी है न्यूटन के रिलेटेड, दैट न्यूटन वॉज सिटिंग अंडर द ट्री एंड एप्पल फॉल ऑन हिज हेड. अब जैसे ही एप्पल गिरता है उनके सर पे तो वो सोचते कि यार ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ रहेगा, एंड वो नेचर को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. Actually he wants to understand the earth with which the earth is pulling the other object. मतलब यार जैसे अर्थ हर ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करता है तो वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे थे. एक्चुअली ही वॉज अंडरस्टैंडिंग सम डिफरेंट थिंग, बट फिर भी इन्होंने ये भी चीज़ अंडरस्टैंड कर ली कि यार नॉर्मली लॉस क्या होते हैं नेचर के अबाउट अ मोशन. मतलब जैसे बहुत सारे लॉज होते हैं, एथिक्स होते हैं, वैसे ही बोला अगर मोशन करेगा कोई बॉडी तो उस पर कौन से लॉज लगेंगे. एंड ही हैड कंक्लूडेड हिज लॉज ऑफ मोशन बाय गिविंग हिज 3 लॉज. बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी टीचर कोई भी फ्यूचर में जब भी ऐसा बोलेगा ना, अच्छा तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है, चलो बताओ मेरे को न्यूटन के 3 लॉ कौन से थे, तो हमें वही चीज को अंडरस्टैंड करना है. ट्रस्ट मी, आई गारंटी यू, आराम से शांति से मेरे साथ साथ अपन साथ में ये 3 लॉ को अंडरस्टैंड करेंगे. एंड आई विल गारंटी यू, अगर आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो यार ये जिंदगी भर नहीं भूलोगे. लोगों को क्या रहता है, अगर मैं आपको ऐसे बेसिकली बताऊं तो लोगों को क्या रहता है कि लोगों को सेकंड लॉ याद रह जाता है, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ किसी को कुछ याद नहीं रहता. सो हम फर्स्ट लॉ को एम्फसाइज करेंगे एंड इन दिस लेक्चर विल ओनली अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि भाई बोलता क्या है फर्स्ट लॉ, कहना क्या चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब इसके बहुत सारे नाम है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है. बट अब देखो चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बोला एक बॉल है मेरे पास, ये बॉल है एंड विच इज लाइंग ऑन अ सरफेस. अब थोड़ा सोच के मुझे बताओ, इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, सोच के अपनों को लगता है कि यार ये बॉडी देखो, ये बॉडी कैसा है, एक्चुअल में ये बॉडी है रेस्ट पे. इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है? हम बोलेंगे नहीं सर फोर्स तो नहीं लग रहा है, बिकॉज एक्चुअली व्हेन आई वाज अ किड मैं भी सोचता था कि यार इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा. अब फोर्स नहीं लगा, अगर फोर्स लगता तो बॉडी आगे चलता है ना, या फिर उसका वेलोसिटी चेंज होता. हमने पहले भी पढ़ा है कि फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, रिड्यूस होगा, कम होगा, कुछ तो होगा, या बढ़ेगा, कुछ तो होगा. बट यहां पे क्या हो रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट, तो इस पे कोई फोर्स लग रहा है ना. हम सोचते हैं कि फोर्स नहीं लग रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज हम बोलेंगे इस बॉडी के पास अगर मास है तो अर्थ तो नीचे बुलाएगा ना, उसका वेट रहेगा कुछ नीचे की तरफ. मैं वेट लिख दूं, वेट. अब जब बॉडी का वेट नीचे की तरफ है तो ये बॉडी नीचे क्यों नहीं आ रहा है? आई कैन से वो किसी फ्लोर पे होगा ना, और फ्लोर पे रहेगा तो बॉल नीचे नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि फ्लोर उस पे कुछ तो ऐसा फोर्स देता है सो दैट द बॉल इज इन द रेस्ट पोजिशन. एंड दैट फोर्स जो हमने पहले भी पढ़ा है जिसका नाम होता है रिएक्शन फोर्स. कौन रिएक्शन देता है? बाय द अर्थ, है ना. एंड ड्यू टू विच, बाय द अर्थ, या फिर हम बोलेंगे बाय द टेबल, एंड ड्यू टू विच द बॉल इज एट रेस्ट, है ना. अगर मैंने वही फ्लोर को, अगर मैंने बोला पेपर का फ्लोर होता तो शायद वो इतना रिएक्शन फोर्स नहीं दे पाता और वो टूट के नीचे आ जाता. इस सिमिलर में जैसे अगर मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं तो क्यों खड़ा हूं? क्योंकि जैसे मैंने वेट दिया उस फ्लोर पे और फ्लोर ने मुझे रिएक्शन फोर्स दिया, एंड हेंस आई एम एट रेस्ट. बट अगर शायद मेरा वेट ज्यादा होता, ओके, मेरा वेट ज्यादा होता तो मैं क्या करता, मैं इस फ्लोर में खड्डा करके नीचे चला जाता. अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो रहा है यहां पे भी, मैं बोलूं नीचे से भी एक फोर्स आएगा. हेंस दे बोथ फोर्स आर बैलेंसिंग ईच अदर. बैलेंस, है ना. मतलब एक बॉडी पे कितने भी फोर्स लगाओ, अब बॉडी पे कितने भी फोर्स लगाए बट स्टिल द बॉडी इज एट रेस्ट. मतलब हम बोलेंगे कि इस पे फोर्स तो लगे बट फोर्स क्या हो गए, सारे बैलेंस हो गए. क्या हो गए? बैलेंस हो गए. तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि अगर मैंने यहां से एक ऐसा फोर्स दिया, है ना,
अब यहां से कोई ऑपोज करने वाला नहीं है, अगर यहां से ऐसा फोर्स दिया तो बॉडी क्या करेगा, आगे मूव करेगा। फील हो रहा है, यहां से मैंने ऐसे धक्का दे दिया, फोर्स इज धक्का दिया यहां से, तो बॉडी क्या करेगा, आगे मूव करेगा। हेंस ये वाला फोर्स आएगा जो बॉडी को अनबैलेंस कर देगा। इजी है, समझ में आ रहा है, अनबैलेंस करेगा। हेंस यही तो नेचर है फर्स्ट का, यही बोलते हैं न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में। क्या बोलते हैं, देखो सेंटेंस अगर एक वर्ड्स में समझते कि एक बॉडी है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, जिंदगी में तुम कितना भी कुछ भी करो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। मतलब ये मार्कर को मैंने ऐसे टेबल पे रख दिया तो ये जिंदगी भर टेबल पे ही रहेगा, बट कब तक, जब तक एक बाहर वाला अनबैलेंस फोर्स नहीं आता। अनबैलेंस फोर्स आएगा तभी तो उसको धक्का देगा और ये मूव कर जाएगा। नॉर्मली अगर हम क्लास में, तो मैं आपको डस्टर का एग्जांपल देता कि डस्टर को बेंच पे रखा तो बेंच पे वो हमेशा बेंच पे ही रहेगा। कब तक बेंच पे रहेगा, जब तक बॉडी पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। फोर्स भैया, फोर्स बहुत सारे लग रहे हैं बट अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। अगर अनबैलेंस फोर्स लगा तो बॉडी मूव कर जाएगा। हमारे टेक्स्ट में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है टग ऑफ वॉर का। अब रोप वाले में क्या होता है, जैसे हमारे टग ऑफ वॉर में रोप होती है, हम रोप से रस्सी को पुल करते हैं दोनों साइड से। हैंड्स अगर अज्यूम करो कि अगर एक साइड मैं खड़ा हूं, एक साइड आपकी पूरी फौज खड़ी है, पूरा बैच खड़ा है ना, जो भी आर्मी पूरी खड़ी है। आपने स्टार्ट में 2 जन आए, मैंने थ्रेड को पुल करके रखा, ये लोग भी पुल कर रहे हैं, थ्रेड नहीं मूव कर रहा है। अब जितना फोर्स तुम मांग रहे थे मैंने इधर से दे दिया, हैंस द रोप इज नॉट मूविंग। अब तुम क्या करोगे, तुम और लोग आओगे, है ना, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 100, 200, इतने स्टूडेंट्स आ गए। फिर भी जैसे ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट मैंने भी यहां से पुल कंटिन्यूस रखा है। लोग बढ़ रहे हैं, पुल बढ़ रहा है, तो मैंने भी यहां से पुल बढ़ाया। हम क्या कर रहे हैं, मैं बोलूं हर बार हर पॉइंट पे तुम फोर्स बढ़ा रहे थे तो मैंने भी फोर्स बढ़ाया, बट द रोप इज एट रेस्ट। मतलब ये बॉडी कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक ये बॉडी पे, देखो यहां से फोर्स लगा, यहां से मैंने पुल कर लिया, हैंस फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट अगर वहां साइड पे एक बड़ा सा बिल्डर आ जाए और वो रोप को खींचने लगे तो भाई मैं आगे आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे इधर, अगर मैंने जोर से खींचा तो तुम सब मेरे इधर, है ना। हैंस वो क्या हो जाएगा, जब हम एक्स्ट्रा पुल करेंगे, हैंस दैट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। ओके, दैट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। अगर वो लगा तो थ्रेड इधर उधर हो सकता है, समझाइए। तो बॉडी कब तक रेस्ट पे रहेगा, वो रोप कब तक रेस्ट पे रहेगा, जब तक एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, है ना। अगर देखो अभी देखो, हम तो कैसा भी फोर्स लगा सकते थे ना, हमने अगर ऐसा फोर्स लगा होता तो कुछ फील होता, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे तो वैसे ही रेस्ट पे है। अगर मैं ऊपर से फोर्स दूंगा तो भी बॉल किधर मूव नहीं करेगा। हाँ, बट यहां से दिया तो यहां पे कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, हेंस इट विल रोल इन दिस डायरेक्शन। अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। हेंस अगर इन सिमिलर मैनर में आपको समझ में आया तो मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं आपको तो समझ में आएगा। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस, कब तक रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। समझा, समझा। अब वैसे ही एक चीज और समझो, फॉर एग्जाम्पल हम चले गए यार, बहुत अच्छा यार, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, कोरोना से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, हम चले गए स्पेस में, आसमान के ऊपर, अर्थ के ऊपर चले गए, जहां पे कोई एयर वेयर नहीं, कोई रिएक्शन, कोई खींचने वाला नहीं हमको, कोई पुल नहीं करेगा, हम स्पेस में मस्त घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब वहां पे हमने देखा कि वहां पे बहुत सारे स्टोन्स होते घूमते, जिसको हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, और वो घूम रहे थे। तो हमने एक एस्ट्रॉइड को ऑब्जर्व किया, है ना, ये एक तरह का एस्ट्रॉइड है, ठीक है। अब जब हमने देखा तो ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मतलब अगर इधर है तो ये इधर से इधर मूव कर रहा है ना। बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी स्पेस में कि वो चीजें मूव करती रहती है। हेंस ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैंने बोल दिया यू वेलोसिटी है ना, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यू वेलोसिटी कुछ तो होगी 5 मीटर, 10 मीटर, बहुत ज्यादा भी होगी, 500 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, बट हमने बोला चलो यू वेलोसिटी से घूम रही। अब ये घूमता रहेगा, मतलब चलता रहेगा। कैसे चलेगा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। मार्क माय वर्ड्स, ये हमेशा क्या चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। कब तक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जब तक एक बाहर वाला अनबैलेंस फोर्स नहीं आता। मतलब एक अगर यहां से कोई स्टोन आ रहा है जो इसको यहां से फोर्स देगा तो ये इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा, या फिर ये टूट जाएगा, या फिर कुछ और हो जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या फिर हमने आगे वॉल रख दी तो वॉल पे टकरा जाएगा और रुक जाएगा, है ना।
हेंस ये बॉडी क्या कर रहा है, आई कैन से दिस बॉडी इज इन मोशन, आई कैन से ये बॉडी कैसा मूव कर रहा है, हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। हेंस एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब तक मूव करेगा, जब तक एक बाहर वाला अनबैलेंस फोर्स नहीं आता, है ना। अगर मुझे इस बॉडी का वेलोसिटी बढ़ाना तो मैं क्या करूं, मैं यहां से पीछे से और धक्का देने लग जाऊं, और बॉडी घूम रहा था मैंने और धक्का दिया तो बॉडी आगे चलने लगेगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। बट जब तक मैंने बाहर वाला एक फोर्स नहीं दिया तब तक क्या करेगा, ये खुद की मोशन में ही रहेगा। आई कैन से द बॉडी विल रिमेन इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अरे मानते हो कि नहीं, है ना। सो अगर मैं दोनों सेंटेंस को क्लब करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बोलो यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट मोशन ना, मोशन स्ट्रेट लाइन में। हेंस क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कब तक रहेगा, अनलेस एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। वापस एक बार, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ मोशन और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कब तक रहेगा, अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, सिंपल है। ये रेस्ट पे रहेगा तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ये मोशन में रहेगा तो हमेशा मोशन में रहेगा, है ना। कब तक रहेगा, जब तक एक बाहर वाला अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको कि यार रेस्ट पे तो रेस्ट पे सिंपल चीज तो है। आप सोच रहे हो कि सर यार ये तो सिंपल चीज है, हमको तो पहले से पता है, बट ये चीज को अच्छे से उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था, बट हमें डिटेल में नहीं जा रहा, हमें सिर्फ सिंपल चीज को याद रखना है कि ऐसा ऐसा होता है। ओके ओके, सो आई मस्ट थिंक कि आपको समझ में आ गया ये वाला पार्ट। इसका एक और पार्ट है जिसको मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, दैट इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो बहुत बार आपको फिलिप्स एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन मिलेगा दैट द फर्स्ट लॉ, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया का मतलब सिंपल टर्म्स में आप ऐसे याद रखो, इनर्शिया मतलब होता है मास। इनर्शिया मतलब क्या होता है, मास। इनर्शिया का मतलब होता है मास। किसका, बॉडी का। अब अज्यूम करो दो बड़े बड़े बॉल लिए मैंने, एक इतना बड़ा बॉल है और ये भी दूसरा भी इतना ही है। अब हमने बोला एक बॉल है प्लास्टिक का और एक बॉल है मेटल का। अब मुझे बताओ, मुझे अगर बोला है कि पुश करो, दोनों को पुश करो, सो मुझे बताओ कौन इजीली पुश हो जाएगा। ऑब्वियसली ना, जो मेरा पहला वाला बॉल था जिसको मैंने ए बॉल बोलते हैं, चलो ठीक है, प्लास्टिक वाला बॉल दैट इज माय ए, तो ए बॉल फटाफट मूव हो जाएगा और बी बॉल धीरे 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 मूव करेगा, है ना। बी बॉल धीरे 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 मूव करेगा, मतलब हमने बोला कि हमने क्या देखा कि जब हमने उसका मोशन चेंज किया, क्या किया हमने, उसका मोशन चेंज करने का ट्राई किया, तो जो बी वाला ऑब्जेक्ट था जो ज्यादा हैवी था वो ज्यादा ऑपोज करेगा कि नहीं भाई मुझे चेंज मत करो, है ना। हेंस जिसका हम ऐसा बोल देंगे उस बी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा था, मेटल वाली बॉडी का मास ज्यादा था, मतलब उस पे इनर्शिया भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। गेटिंग इट, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। इनर्शिया हमने बोला मास कम तो इनर्शिया भी कम। तो बहुत बार आपको वो लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा बोलेंगे कि यार आज बॉडी में ज्यादा ही इनर्शिया फील हो रहा है, मतलब आज बॉडी में ज्यादा ही मास फील हो रहा है। मास मतलब ज्यादा खाना खा लिया तो यार आज तो यार बॉडी में बहुत इनर्शिया है, आज यार हिल नहीं पाऊंगा। समझा। तो हम ऐसे याद रखते हैं मास, दैट इज हम देखो मास ये तो बेसिक टर्म है, आपको समझ में आ गया, मास मास मास। बट हम पीएसएन ऐसे याद नहीं,
हम बोलते हैं इनर्शिया मतलब लेजीनेस ऑफ द बॉडी। मतलब अब हम बोलेंगे जितना ज्यादा लेजी उतना आलसी रहेगा वो, और आलसी रहेगा तो यार काम नहीं करेगा। मतलब अब उस पर कितना भी पूछ दो, बोले अरे करता हूं, रुको ना यार, रुको कर लेता हूं, और अगर काम करता रहेगा तो रुकेगा नहीं, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल जितना मोटा आदमी, उसको हम बोलेंगे चल चल उठ उठ चल, चलने लग चलना, तो वो धीरे धीरे उठेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा उसको चलाना। और अगर वो चलते हुए आ रहा है तो उसको रोकना भी डिफिकल्ट है। हेंस हम ऐसे याद रख सकते हैं, इनर्शिया मतलब लेजीनेस ऑफ द बॉडी, और लेजीनेस मतलब जितना ज्यादा हैवी उतना ज्यादा लेजी, है ना। इसके लिए जो लोग आलसी होते हैं वो मोटे हो जाते हैं बाद में, है ना। सो डोंट बी लेजी। सो इनर्शिया मत बढ़ाओ अपनी बॉडी का प्लीज। सो दैट इज माई लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया को क्या बोलते हैं हम, लेजीनेस से याद रखेंगे। सिंपल टर्म्स है। हम बोलेंगे ये बताओ इसमें अनबैलेंस फोर्स कैसे ज्यादा रहेगा। हम बोलेंगे जब कब ज्यादा हो सकता है, जब इस बॉडी का लेजीनेस ज्यादा हो, है ना। अगर बॉडी हैवी है तो मुझे अनबैलेंस फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। हेंस आई कैन से इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन ऑन इट्स ओन। मतलब इसकी खुद की इनएबिलिटी है ना। अगर जितना ज्यादा हैवी रहेगा, जितना ज्यादा इनर्शिया रहेगा, मतलब हम क्या बोलेंगे, उसकी इनएबिलिटी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी, सो दैट क्या करेगा वो, इट्स इनएबिलिटी टू चेंज इट्स मोशन ऑन इट्स ओन। सो जस्ट समझा ये क्या हुआ, इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन। देखो ये रुका हुआ है तो चलने में डिफिकल्ट हो जाएगा, हैवी रहेगा तो, इनर्शिया ज्यादा रहेगा तो, यहाँ पे इनर्शिया ज्यादा रहेगा तो इसको रोकना भी डिफिकल्ट है। हेंस दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to change its motion on its own. Getting it? दो डेफिनेशन, छोटे छोटे डेफिनेशन अबाउट द फर्स्ट लॉ, बट फर्स्ट लॉ का सबसे मेन डेफिनेशन ये वाला है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक बाहर वाला फोर्स नहीं आएगा बॉडी मूव नहीं करेगा। अब जितना सेकंड लॉ, सेकंड फॉर्म, सेकंड डेफिनेशन हमको क्या बोलता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, और उतना डिफिकल्ट होगा उसको चलाना। हेंस द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इट्स ओन। ओके सो आई होप आपको दो फर्स्ट लॉ समझ में आ गया विद दिस बोथ द डेफिनेशन विच इज वेरी स्मॉल डेफिनेशन। आपको इस डेफिनेशन को 2 बार लिखना है, इसको मेमोराइज करना है और ऐसे कैसे ही याद रखना है, ठीक है। बिकॉज जो मैकेनिक्स है, पूरा जो मैकेनिक्स है, जो हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, इसके जो भी एक्सटेंडेड चैप्टर्स है, वो सारों में हम ऐसा बोलते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो अप्लाई हो रहा है, तो हमें ये नेचर्स के लॉ को याद रखना है। ओके, सो here I am winding up the session with these 2 definition. Prepare well and go through the entire chapter कि हमने किया क्या था, पहले क्या चीज थी, उसमें क्या लग रहा था, and relate such things. ठीक है? So till then keep practicing, give your best, all the best.